इन्वेस्टमेंट। अब जैसे आधारभूत संरचना में जाएंगे तो बड़ा टॉपिक है, ये मेंस का टॉपिक है, और उस मेंस के टॉपिक में आधारभूत संरचना को आर्थिक विकास का आधार माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे किसी एरिया में अगर औद्योगिक विकास या कृषि विकास या सेवा क्षेत्र का विकास करना है तो जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं में बिजली की उपलब्धता, बिजली उपलब्ध होने चाहिए, सड़कों का प्रॉपर विकास होना चाहिए, रेल नेटवर्क हो, हवाई अड्डा हो, बंदरगाह हो, दूर संचार के साधन हो, मानव संसाधन हो, पूंजी उपलब्ध हो, ये सारे कारक होते हैं। और इन कारकों में अगर बिजली को हटा के लेके मैं अपने घर चला जाऊं तो सारे कारक अपनी जगह पे, रोड ठीक ना हो तो दिक्कत हो जाएंगी। तो आधारभूत संरचना जरूरी है, और उस आधारभूत संरचना विकास के तहत बजट में भी कई सारे प्रावधान हैं। और उन प्रावधानों में अगर जाएंगे तो फर्स्ट जैसे इसमें सड़क विकास, और सड़क विकास में जाएंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH, SH और RH, डिस्ट्रिक्ट रोड पे इसमें नहीं फोकस किया है, ठीक है। माने इसमें क्या है, NH है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और रूरल हाईवे, नहीं ग्रामीण सड़कें, रूरल हाईवे, ठीक है। वही गांव वाले हैं उनके लिए तो हाईवे ही है वो। पहले कई ऐसे गांव थे जहां पे पता चला कि साइकिल से जा रहे हैं और बारिश वगैरह हो गई तो पहले आप साइकिल पे चढ़े हुए थे, ठीक है, ऐसे हो जाते थे। अब कम से कम पक्की सड़कें होने से साइकिल को आपके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है, तो उनके लिए ऐसे इस तरह की सड़कें फिर निश्चित रूप से उनके लिए एक तरह से हाईवे के रूप में उसको मानेंगे। तो इनके विकास के लिए प्लस रेल, सड़क एवं रेलवे के विकास के लिए बजट 2016-17 में कुल 2,21,000 करोड़ रुपया निवेश का, हाँ, निवेश का निर्णय किया गया है। निवेश का निर्णय किया गया है। क्या लिखा, निवेश का निर्णय किया गया है। विद्युत उत्पादन को बढ़ा, एक मिनट देखो, नागर विमानन के क्षेत्र में सिविल एविएशन, विमानन के क्षेत्र में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे इसको, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, AAI के द्वारा अपने नियंत्रण वाले 25 में से 10 बंदरगाह, 25 में से 10 हवाई अड्डों के विकास का 25 में से 10 हवाई अड्डों के विकास का निर्णय किया गया है, जो अभी कार्यरत नहीं है। देखो, इसी प्रकार लगभग 160 हवाई अड्डे राज्यों के नियंत्रण में हैं, 160 हवाई अड्डे राज्यों के नियंत्रण में हैं। जिन्हें 50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए की लागत से, 50 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए की लागत से
करोड़ से 100 करोड़ रुपए की 50 से 100 करोड़ रुपए की लागत से सक्रिय किया जा सकता है, ऑपरेशनल किया जा सकता है। ठीक है, सक्रिय किया जा सकता है सरकार द्वारा राज्यों के साथ इनके विकास के लिए भागीदारी की जाएगी। इनके द्वारा क्या लिखे, राज्यों के साथ भागीदारी की जाएगी। नेक्स्ट लिखो, बंदरगाह विकास एवं राष्ट्रीय जलमार्ग विकास। राष्ट्रीय जलमार्ग विकास सरकार की प्राथमिकता में है। तथा पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के द्वारा क्या लिखे, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीनफील्ड बंदरगाहों के विकास पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पर दो है, एक होता है ग्रीनफील्ड, एयरपोर्ट होता है ग्रीनफील्ड, ठीक है, पोर्ट हुआ। इस तरह से ब्राउनफील्ड भी होता है। तो ब्राउनफील्ड का मतलब होता है जैसे कहीं कोई खंडहर है, उस खंडहर को रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, उसको रीस्ट्रक्चर करना, मॉडिफाई करना, उसको ब्राउनफील्ड कहा जाता है, ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट। और ग्रीनफील्ड में क्या होता है, नए सिरे से, जहां कुछ भी नहीं है, नए सिरे से उसको डेवलप करना, उसको ग्रीनफील्ड कहा जाता है। तो कहीं कोने पर इसको लिख लीजिए, ग्रीनफील्ड का मतलब, ठीक है, पूरी तरह से नई परियोजना। ग्रीनफील्ड का मतलब पूरी तरह से नई परियोजना, और ब्राउनफील्ड पुरानी परियोजना को पुनर्जीवित करना। ब्राउनफील्ड पुरानी परियोजना को पुनर्जीवित करना। अब देखो, जैसे इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे आज के डेट में हिंदी मीडियम से लोग आईएएस कम बन रहे हैं, ये तो सच्चाई है। थोड़े दिन में और रिवाइव हो गई, चीज़ें बदलेंगी तो आईएएस लोग कम बन रहे हैं, और वो कम अपनी क्षमता के कारण कम नहीं बन रहे हैं, यूपीएससी के कारण कम नहीं हो रहे हैं। सीसेट में यूपीएससी जरूर प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब जो कम बन रहे हैं, सीसेट जब से क्वालिफाई हुआ, वो खुद के कारणों से कम बन रहे हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि पशुपालन के विकास के लिए उठाए जाने वाले कदम, और कदम आपको याद ही नहीं है। तो ये किसकी गलती है? जबकि आप खुद सोच के देखो, अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे और सारी योजनाओं को नाम, अगर 6-7 योजनाएं अगर आप लिख देते हैं नीचे, तो दुनिया का कौन एग्जामिनर है जो आपसे भेदभाव करेगा और आपको मार्क्स नहीं देगा? आपके लिए जरूरी क्या है कि आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। टीचर भी हवा हवाई कर रहे हैं, टीचरों के साथ भी यही है कि स्पेसिफिक करने के लिए उनको भी पढ़ना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। ना तो अपडेट है, ठीक है, जैसे राजेश मिश्रा हैं, तो राजेश मिश्रा क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हम लोग खेलने साथ में जाते हैं, तो जहाँ भी जो आईआर में आजकल इकोनॉमिक्स ज़्यादा घुसा हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ आईआर की बातें, माने हमको कुछ कुछ जिज्ञासा है कि भाई इसका क्या है, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर, तो इससे क्या होता है कि एक हमारे पास कंटेंट होगा तो हम तो सीमेंटिंग कर ही लेंगे। हर मानव में कलाकारी होती है, हर मानव अपने आप में कलाकार होता है, और वो सीमेंटिंग तो कर लेगा वो। लेकिन अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हम क्या सीमेंटिंग करेंगे?
और आजकल एग्जाम में कंटेंट के साथ सीमेंटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि कथा कहानी तो सब लिख रहे हैं। जितने भी 12-15 हज़ार 16 हज़ार जो पीटी पास करते हैं, सब नहीं आएगा तो लोग क्या लिखेंगे? कथा कहानी। और कथा कहानी पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर बोर हो जाता है। कम लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, कम लिखिए, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। कथा कहानी मत लिखिए और काम की बातें लिख दीजिए और छोड़ दीजिए उसको। देखिए कितना कितना अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वालिफाई नहीं करे। ठीक है, जैसे एक लड़का वो जो शाम के क्लास में सुयस्त है, तो सुयस्त क्या है, बीएसएफ में कमांडेंट रहा हुआ है, तो मिलिट्री वाले वैसे भी थोड़ा टू द पॉइंट होते हैं। वो पढ़ने बैठता है, उसको पढ़ने में समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो आगे ही बोल देगा कि सर कम समझ में आ रहा है शुरू से ही। तो अगर आप में जैसे ये होता है ना कि टू द पॉइंट होना, पढ़ाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टू द पॉइंट होना पढ़ने वाले पॉइंट के। कुछ मत पढ़िए, मैंने पूरा मत पढ़िए 12 घंटा, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन जब 2 घंटा पढ़िए तो उसके क्रक्स को पढ़िए, लिख लिख करके। वो 4-6 पॉइंट है, वो 4-6 पॉइंट को 4-5 बार लिख के याद कर लीजिए। और इस तरह से हर योजना के बारे में 4-4, 5-5 लाइन, हर टॉपिक के बारे में 8-10 लाइन अगर हो जाएगा तो फिर नहीं कहा जाता है कि अंदर से मजबूत होना। और इकोनॉमिक्स जैसे एरियाज में या इवन आईआर में भी, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी में भी, जो भी आजकल जो भी पेपर होता है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो फिर वो क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई करना। और उस प्रोसेस में क्या होता है कि हो सकता है कि आप थोड़े से व्यक्तिगत भी कई समस्याएं होती है, आप उस कंटेंट लेवल पर नहीं पहुंचे, लेकिन अल्टीमेटली जब तक कुछ इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो तभी होगा जब एक लेवल ऑफ नॉलेज हो जाए। हम भले ही वो लेवल ऑफ नॉलेज क्लर्क के लिए पर्याप्त है, आपने जो परिश्रम किया, जैसे कहा जाता है ना कि जो जिस लेवल का मजदूरी करेगा उसको उसी लेवल का पारिश्रमिक मिलेगा ना। आपकी जो तैयारी, अगर आपकी तैयारी, आपने जो सब मैटर इकट्ठा किया, जो पढ़ा लिखा, अगर वो क्लर्क के लिए है तो क्लर्क ही बनेंगे ना। आईएएस कहाँ से बनेंगे? आपने कुछ ज़्यादा किया, उसके पैरेलल आपने उससे पैरेलल उसके, ठीक है, क्रॉस नहीं होता है कि आपने मेहनत किया क्लर्क का और बन रहे हैं डीएम, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उस रेस में भी, सफलता वाले रेस में जाने के लिए भी जरूरी है कि हमारे पास कुछ नॉलेज हो। और नॉलेज बिना कोशिश के, अब निश्चित रूप से उसमें क्या होता है कि टीचर की भागीदारी से वो काम आसान हो जाता है, और टीचर को हटा देंगे तो वो काम थोड़े आपके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन हो जाएगा दोनों तरीके से। बिना कंटेंट के कुछ नहीं होने जा रहा है। सफलताएं खूब मिल रही हैं, और आपके टाइम पे किसी को सफलता अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि ये दुखद बात है। ये उसके लिए भी दुखद बात है, टीचर के लिए भी दुखद बात है, और उसके घर वालों के लिए भी दुखद बात है। तो जो भी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल रिगरस कोशिश कर दें, चीज़ों को निपटा दें। इकोनॉमी निपट गया, साइंस टेक निपट गया, पॉलिटी का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कंटेंट है उस पर कमांड है, बाकी बातें तो कर लेंगे। आईआर का सब निपटा दिए, साइंस मैंने इस तरह से एक एक चीज़ को निपटाते चले गए, और निपटा करके 5-6 कॉपी, और 5-6 कॉपी के बाद फिर छोटा छोटा 5-6 कॉपी हो जाए, और उसके बाद मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। देखिए कितना विद्वान, जब आप कहीं बोलने के लिए खड़े होंगे तो सारगर्भित बातें बोलेंगे, लोग उसको नोट करेंगे। जो तैयारी करके जाता है उसकी बातों को लोग नोट करते हैं, और बिना तैयारी करके जाता है उसकी बातों को लोग नोट, उसमें सबस्टांस नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में नॉलेज गेन करना होगा। जॉब तो इतने सारे आजकल आ रहे हैं, लोअर पीसीएस हो, चाहे हर राज्य में इतने जॉब आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, जितने भी ग्रेड हैं, सारे ग्रेड में पास करने के लिए ज़रूरी है कि अपने पास नॉलेज हो, कुछ ना कुछ तो हो ज़रूर। क्या लिखे हैं नेक्स्ट? अच्छा, पोर्ट के लिए। अब इसी में देखो बिजली, जैसे विद्युत भी एक इम्पॉर्टेंट आधारभूत संरचना का घटक है। भारत में जाएंगे तो जैसे परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत, ये सारे के सारे होते हैं विद्युत उत्पादन में। तो भारत में परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की शुरुआत हुई थी 1969 में, 1969 में, जब अमेरिका से 2 रिएक्टर खरीद करके तारापुर में स्थापित किया गया था। क्लियर है? और आज हो रहा है 2015, कितना साल हो गया? करीब करीब 46 साल हो गया, और 46 साल में 5780 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की शुरुआत 1982 में हुई, और आज के डेट में 35,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, नवीकरणीय की परमाणु?
ऐसे देखेंगे नवीकरणीय अच्छा है, लेकिन केवल नवीकरणीय नहीं, परमाणु भी साथ में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और भारत में परमाणु ऊर्जा के बढ़ावा नहीं मिलने के दो मुख्य कारण हैं। कौन कौन से? एक, पूंजी का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल, और सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव, 1974 में जब आपने परमाणु बम परीक्षण किया तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलने बंद हो गए, और इस क्षेत्र में आपका अपना खुद का अनुसंधान विकास इस लेवल का नहीं था कि आप अपने उच्च क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ा सकें। आपके पास यूरेनियम का जो भंडार था वो निम्न गुणवत्ता का था, ठीक है, और जो यूरेनियम अच्छे क्वालिटी का है वो बाहर से आपको मिलेगा नहीं। तो दो मुख्य कारण थे, पूंजी और 2008 के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का रास्ता खुल गया। सब देश तैयार हैं आपको नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए यूरेनियम और तकनीक देने के लिए। सब देश तैयार हैं। समस्या किस बात की है? पैसा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट 2016-17 में अगले 15-20 साल तक हर साल 3000 करोड़ रुपया बजटीय सहायता देने का निर्णय किया है। और हर साल 3000 करोड़ रुपया देंगे तो करीब 50,000 करोड़ रुपया, और फिर उसके बाद विदेशी भागीदारी, निजी भागीदारी, सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की भागीदारी, लार्सन टुब्रो है उसके द्वारा भी, एनटीपीसी के द्वारा भी, ये भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आना चाहते हैं। ये सबके द्वारा आया जाएगा तो परमाणु ऊर्जा भी विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत बन जाएगा। क्योंकि हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में जब एक होता है ना कि हम भारत में जाएंगे तो परंपरागत रूप से हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे, आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। इंडिया में तो कम से कम, अमेरिका में जाएंगे, बिल गेट्स है, चाहे जितने बड़े बड़े हैं, वो अपने बच्चे को, अपने बिलियंस की कमाई में अपने बच्चे को कुछ नहीं दिए, सब चैरिटी में दे दिए। मैं बिना पैसे का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता हूं तो मेरा बच्चा, और हमें भी पता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जितना सुरक्षित करना चाहते हैं उनका बच्चा उतना ही असुरक्षित होता है, और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को जितना असुरक्षित रखेंगे उसका बच्चा उतना ही सुरक्षित होता है। सब कुछ करके दे देंगे, उसके बाद वो खा पी करके उसके कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो उसी लेवल पे सोच के रह जाता है, ठीक है। तो अमेरिका में जाएंगे तो वारेन बफेट है, चाहे बिल गेट्स हैं, इन लोगों ने सारा अपना संपत्ति, मार्क जुगरबर्ग है 32 साल के एज में अपना सारा संपत्ति चैरिटी में दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से भारी संख्या में लोग हैं। भारत में जाएंगे तो कहा जाता है कि हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी वाले क्लास में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को धन संपत्ति देने के लिए इतने चिंतित हैं, जबकि बच्चे की भविष्य की जरूरत तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की है। आने वाले दिनों में जो अगला जनरेशन है उसको पैसा चाहिए कि उसको ऊर्जा चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, माने एनर्जी सोर्स चाहिए। एनर्जी सोर्स क्यों चाहिए? अब जिस कमरे में रह रहा है अगर बिजली नहीं होगा तो घर के बाहर जा रहा है, चारों तरफ धुआं है, कार्बन है, तो वो तबीयत खराब हो जाएगा उसका। गाड़ी में जा रहा है, डीजल पेट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, सबके लिए क्या चाहिए? चार्ज करने का सिस्टम चाहिए। तो जो आने वाले दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो जीवन का मानक होने जा रहा है, डिजायर्ड जो वस्तु है वो ऊर्जा है, और ऊर्जा के स्रोत रहेंगे तो बाकी सब काम हो। और जितने आज के डेट में ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे हमने अपनी आंख के सामने देखा ना, कोयला इंजन को खत्म होते और डीजल इंजन को आते, हमने तो कोयला इंजन पे हम चढ़े हैं, आपने पता नहीं चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। कोयला इंजन पे हम लोगों ने चढ़ा हुआ है, ऐसी ट्रेन में जिसको कोयला इंजन खींच के ले गई है, हमने काफी दिनों तक चढ़ा उसमें। लेकिन अब तो हमारे आंख के सामने कोयला खत्म हो गया, डीजल आ गया, और हमारे आंख के सामने पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है और गैस आ रहा है। खाना बनाने में गैस, मिट्टी तेल के बदले में गैस आ गया, और आने वाले दिनों में गाड़ियों में भी पेट्रोल डीजल की जगह पे सीएनजी आ गया है। तो देखते देखते पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला सब खत्म हो जाएगा और गैस आया, विभिन्न प्रकार के गैस, ठीक है। और उस गैस जब खत्म हो जाएगा तो क्या आएगा? क्या जाएगा? सोलर। और सोलर की कितनी, पूरे देश में सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए पूरे देश में सोलर कलेक्टर एस्टेब्लिश करने होंगे। तो आप रहेंगे कहाँ? खेती कहाँ करेंगे? रहेंगे कहाँ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सौर ऊर्जा की भी अपनी एक अधिकतम क्षमता है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु ऊर्जा इज द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फ्यूचर। और परमाणु ऊर्जा के भी दो होते हैं, एक फिजन, विखंडन, और दूसरा संलयन।
ठीक है, विखंडन में जाते हैं तो भारत में या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी विखंडन तकनीक का यूज हो रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। लेकिन इसकी भी तो सीमा है। ये भी तो भारत में जाएंगे तो 10,000 टन है यूरेनियम केवल आपके पास, सारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद भी। और इनके साथ विखंडन के साथ अवशिष्ट की बहुत बड़ी समस्या है। जो शीतलक है, कूलेंट है, उससे जुड़ी बहुत बड़ी समस्या है। कई सारे टेक्निकल दिक्कत इनके साथ है। बदले में जो संलयन तकनीक है और जिस पर आधारित ITER, इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो फ्रांस में बन रहा है, जिसको कृत्रिम सूर्य, अर्थात जैसे सूर्य इतने आपके पास 24 घंटे ऊर्जा का स्रोत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उसी तरह से अगर पृथ्वी पर कृत्रिम सूर्य विकसित कर लें तो मानव सभ्यता की सारी ऊर्जा की समस्या का समाधान हो जाएगा। और प्रति इकाई ईंधन, प्रति इकाई से उच्च ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक आदर्श ईंधन की विशेषता, जो संलयन तकनीक में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यूज होता है, वो आदर्श रूप से जितने भी ईंधन उपलब्ध है सब में सबसे अच्छा है। प्रति इकाई के दहन से उच्च ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, अवशिष्ट की समस्या नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है। संलयन तकनीक वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पे जगह की जरूरत नहीं है। छोटे जगह पे कम ईंधन से अवशिष्ट की कोई समस्या नहीं। तो भविष्य का ऊर्जा कौन सा है? संलयन तकनीक है। ठीक है, अदरवाइज उसे और थोड़ा पहले जोड़ लें तो परमाणु ऊर्जा है। और भारत में अन्य सारे स्रोतों पर ध्यान देने के साथ साथ परमाणु ऊर्जा को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसके लिए बजट 2016-17 में, ठीक है, प्रति वर्ष अगले 15-20 साल तक प्रति वर्ष 3,000 करोड़ रुपए का बजटीय सहायता देने का निर्णय किया गया है, जिससे कि इसको बढ़ावा दिया जा सके। और बाकी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप फैक्ट्स जानते ही हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से, मीठी विरदी गुजरात में, बांसवाड़ा में, ठीक है, माही बांसवाड़ा, उसी तरह से गोरखपुर हिसार में, उस तरह से कोआडा में, जैतापुर में, ठीक है, ये सब रिएक्टर्स जो प्रस्तावित हैं, ये सब पीटी का फैक्ट बनता है। ठीक है, जो कि जानना चाहिए। उसमें क्या लिखे? नेक्स्ट लिखो, ऊर्जा के संदर्भ में कदम उठाते हुए सरकार प्रत्येक वर्ष परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे अभी 1991 के पहले सरकार द्वारा मुख्य रूप से सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से परियोजनाओं का विकास किया गया, चाहे आर्थिक परियोजनाएं, चाहे सामाजिक शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान, जैसे एम्स का विकास हुआ, सफदरजंग हॉस्पिटल का विकास हुआ, बड़ा हिंदूराव हुआ। ठीक है, उसी तरह से शिक्षा में जाएंगे तो IIT है, JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये सारे के सारे सरकारी स्तर पे हैं। 1991 के बाद निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और बड़े पैमाने पे आधारभूत संरचना, चाहे वो आर्थिक चाहे सामाजिक, निजी क्षेत्र ने भागीदारी करी और निजी क्षेत्र के माध्यम से। बाद में निजी क्षेत्र में से की भागीदारी की प्रक्रिया में निकल के ये आया कि सरकारी तंत्र उनकी भागीदारी के में सहयोग करने के बदले उल्टा और व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। और जयंती नटराजन टैक्स पर्यावरण के मामले में, उसी तरह से जयराम रमेश जमीन नहीं देते थे, कहीं कोयला घोटाला हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। अर्थात गवर्नमेंट निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने में भागीदारी करने के बदले और ज़्यादा उसमें ऑब्स्टेकल, व्यवधान डाल रही थी। ठीक है, तो इस क्रम में पिछली बार सरकार ने आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के लिए एक स्कीम लॉन्च किया, विशेषकर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, जो 4,000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले विद्युत उत्पादन संयंत्र होते हैं, उसके लिए उन्होंने एक स्कीम जारी किया। ठीक है, वो था प्लग इन एंड प्ले।
प्लग इन एंड प्ले का मतलब क्या हुआ, जिस जगह पे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट विकसित किया जाना है वहां पे सारा काम, जो प्रक्रियागत काम है वो सारा पूरा करके तब इसकी बिडिंग की जाएगी, ऑक्शन किया जाएगा विभिन्न कंपनियों को कि आकर के यहाँ पे अपना अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट एस्टेब्लिश करिए। ये नहीं कि शहर का चुनाव हो गया, तिलैया में पावर प्लांट एस्टेब्लिश होना चाहिए, पानी भी है और पास में कोयला भी है, होना चाहिए। और पता चला कि रिलायंस कंपनी ने तिलैया में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का बिड करके उसको ले लिया। और जब तिलैया गए तो तिलैया शहर के अलावा वहाँ पे कुछ भी उनको, न तो उनके पास ज़मीन है, न तो उनके पास पानी पर्यावरण क्लियरेंस है, न तो उनके पास कोयला का लिंकेज है। और ये सबके लिए जो अप्रूवल लेने जाएंगे, ठीक है, तो नाक को चने चबाने पड़ेंगे, नाक से चना चबाना, यही हुआ ना, चना किसी से चबाया जाता है, नाक से चना चबाना मतलब कठिन कार्य। तो अब इसमें जाएंगे तो इससे क्या होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर रिलायंस कंपनी टू गेट ऑल दीज अप्रूवल्स एंड टू स्टार्ट वट एवर दिस कंपनी बिड फॉर। जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए जो उसने बिडिंग किया, उसके लिए असंभव है उसको शुरू करना। और इस प्रक्रिया में जितने भी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए जो ऑक्शन किए गए, बिडिंग की गई, उसमें 2-3 को छोड़ करके, शासन में जो टाटा ने किया, 2-3 को छोड़ करके कोई परियोजना शुरू नहीं हो पाई। पिछले साल के बजट में सरकार ने प्लग इन एंड प्ले का मतलब क्या हुआ, जैसे इस कमरे में सब कुछ है, प्लग वगैरह बिजली लाके वायरिंग करके सारा कुछ रखा हुआ है, आप अपना म्यूजिक सिस्टम ले आइए, उसका प्लग उसमें लगाइए, गाना बजना और डांस करना शुरू करिए। इसको कहा जाता है प्लग इन एंड प्ले। म्यूजिक सिस्टम लगाइए, रखिए उसको और डांस शुरू। व्यवहारिक मीनिंग क्या हुआ इसका, ऑल प्रोसीजर हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अपना पैसा ले आइए, प्लांट लगाइए और बिजली उत्पादन शुरू करिए। और सरकार की योजना ये है कि अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं के मामले में भी, रोड के, सड़कों के विकास के मामले में भी यही नीति अपनाई जाए, ठीक है। और नरेंद्र मोदी के बारे में है, इतने दबंग है कि किसी मंत्री का हिम्मत नहीं है कि कोई अड़ंगा लगा सके, या कोई अधिकारी की हिम्मत नहीं है। ये यहाँ दबंगई काम करता है, योजनाओं को क्लियर करने में कोई किंतु परंतु, चूंकि ऐसे किंतु परंतु करने वाले लोगों को उसने मंत्री बनाया ही नहीं, शुरू में नहीं बनाया। अब मुरली मनोहर जोशी को बुलाएंगे, मंत्री बना देंगे, शिक्षा मंत्री, निर्देश कुछ देंगे, मानेंगे नहीं, मेरे से ज़्यादा होशियार बन रहे हो, ये बातें आएंगी ना। शत्रुघ्न सिन्हा को बना देंगे, बात ही नहीं मानेंगे। यशवंत सिन्हा को बना देंगे, बात ही नहीं मानेंगे। पता चला मैं छोटा भाई बन के, जैसे अखिलेश यादव का हाल है, सब चाचाओं के बीच में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वही हाल नरेंद्र मोदी का होता, सबका पैर छूते रह जाते। कल तक पैर छूते थे, आप प्रधानमंत्री बनने के बाद पैर नहीं छू रहे हो। और मुरली मनोहर जोशी सोच रहे हैं कि पैर छुएं। तो इसीलिए उन्हीं लोगों को मंत्री बनाइए जिनको कि किसी भी रूप में थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकते थे। जैसे राजनाथ सिंह अपना पावर असर्ट भी नहीं करते हैं कि मैं सीनियर हूँ और मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मैंने तुम्हें प्रमोट किया था, मैंने तुम्हें डेजिग्नेट किया था। ये सब कुछ राइट शुरू में थोड़ा बहुत हुआ। शुरू में ही एक केस आया, उनका बेटा दुकान खोल के बैठे नोएडा में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, और खबर मिल गई और उनको बुला करके, बिना राजनाथ सिंह को बताए हुए उनको बुला करके पीएमओ में, और उनकी डांट फटकार लगाई गई। और अचानक पता चला कि एक दिन सब एक दूसरे पर नाराज है। अब मेरा चरित्र बिल्कुल साफ रहा है, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं मीडिया में, उधर से बीजेपी कार्यालय से खंडन मंडन आ रहा है, हाँ बिल्कुल साफ सुथरा इनका रहा है। और कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं कि मामला क्या है। कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं कि ये दोनों साइड से ये इतना सफाई, ये सब है, पर इशू क्या है? इशू किसी ने किसी को नहीं बताया और राजनाथ सिंह किनारे हो गए, समझ गए कि ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे खुफिया तंत्र लगा हुआ है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं। हमारा जो सेक्रेटरी है उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा सेक्रेटरी है। कोई अपना पर्सनल जो राजनीतिक सलाहकार है वो अपना नहीं रह सकता। आरएसएस का कोई कैडर वहाँ बिठाया हुआ है, ठीक है, आरएसएस से कोई किसी आदमी को बिठाया हुआ है। दूसरा, कोई ऑफिशियल, कोई आईएएस अधिकारी आप अपने चॉइस का नहीं रख सकते। पहले जैसे ही आईएएस बनते थे मंत्री, अपने चॉइस का कोई आईएएस अधिकारी को, किसी को सिक्किम कैडर से, किसी को कहीं और कैडर से बुला के सब अपना बना लेते थे। और दोनों मिल करके, मंत्री और अधिकारी दोनों मिल करके अपनी दुकानदारी
खोल लेते थे। इस बार हुआ कि नहीं, कोई नहीं, आप अपने चॉइस का सेक्रेटरी रख ही नहीं सकते, सेक्रेटरी आपको पीएमओ से दिया जाएगा, आपका सेक्रेटरी कौन होगा। और इस तरीके से पता चला कि मंत्री और सेक्रेटरी के बीच में 60 गांठ की सारी संभावनाएं खत्म हो गई, और मंत्री का सम्मेलन अलग से बुलाया जाएगा और सेक्रेटरी का सम्मेलन अलग से बुलाया जाएगा। सारे मंत्रालयों के सेक्रेटरी को अलग से बुलाया जाएगा, मंत्री के साथ वो नहीं जाएंगे। और बताइए मंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं, ये उनसे अलग से पूछेंगे और मंत्री जी से अलग से पूछेंगे, बताइए कैसा काम चल रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो करप्शन, और इसीलिए पिछले 2 सालों में एक भी कोई करप्शन का केसेस कहीं से नहीं उजागर हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि जहां करप्शन में इन्वॉल्व होंगे हमको। अब सुषमा स्वराज वाला मामले में कोई ऐसा कोई बड़ा करप्शन नहीं था, वो एक इमोशनल इशू था, मैंने किसी के द्वारा मैंने प्रोसीजर में नियमगत गलती हुई थी, अदरवाइज ज़्यादा उसमें कोई करप्शन का मामला नहीं बनता था। इसमें डीडीसीए वाला मैटर था जो कि अरुण जेटली का मैटर था, नहीं तो इसमें भी डांट लग जाती। अरुण जेटली चूंकि वरिष्ठतम मंत्री थे और उनके ऊपर सीधा करप्शन, लेकिन करप्शन का उसमें कुछ प्रमाण ऐसा था नहीं, सफाई उनके वकील खुद वकील हैं, वो गलती कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिर मामला गया और उनको छोड़ा, लेकिन उनके अलावा कोई आदमी अगर इस तरह का किया होता तो उसको पक्का ही बाहर किया होता। मैंने आप ईमानदार हैं तो आपको ईमानदार दिखना भी होगा, दोनों के दोनों, मैंने ईमानदार रहिए और ईमानदार दिखिए, दोनों के दोनों काम करिए। क्या लिखे किया गया है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में, अच्छा इसी में एक और था कि जैसे वो समझ से ही वैसे हो जाएगा। अच्छा पीपीपी मॉडल को लेकर के था ना बातचीत, पीपीपी मॉडल को लेकर के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बाद में अब आया तो एक प्रोसीजर ये आया, पहले सरकार के द्वारा फिर निजी के द्वारा, बाद में निजी को सुविधा देने के लिए प्लग इन एंड प्ले मॉडल आया, और अब जा करके देखा ये गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये पहले से इस पर आधारित कई परियोजनाएं चल रही हैं, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अब उसको अच्छा पीपीपी मॉडल को अच्छा करने के लिए या विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन का सबसे प्रमाणिक मॉडल मानने के लिए इस बार के बजट में कई सारे सुधारों का प्रावधान किया गया है। और पीपीपी मॉडल के साथ अच्छी बात यह है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्रोसीजर क्लियर करने में सक्षम है सरकार के द्वारा। कहीं मान लो कोई रोड बनाया जाना है तो इट विल बी इजी फॉर गवर्नमेंट टू गेट क्लियरेंस ऑफ, ठीक है। तो सरकार की विशेषता क्या है, सभी प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करना। और डीजी की विशेषता क्या है, पूंजी लगा करके उसको तेजी से विकसित कर लेना। निजी का क्रियान्वयन पक्ष मजबूत है और सरकार का प्रक्रियागत पक्ष मजबूत है, और ये प्रक्रिया और क्रियान्वयन दोनों एक साथ अगर लग जाए तो योजना को तेजी से लागू करना आसान हो जाएगा। और इस मॉडल पर इस बात को ध्यान में रखते हुए पीपीपी को सरल किया जा रहा है, या पीपीपी से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं उसको दूर किया जा रहा है। तो उसी में एक लाइन देखो, इस बजट में पीपीपी मॉडल को मजबूत करने का क्या लिखे, पीपीपी मॉडल को मजबूत करने का निर्णय किया गया है। मजबूत करने का निर्णय किया गया है। देखो पीपीपी के तहत सरकार द्वारा प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करना, जबकि निजी के द्वारा क्या लिखे, जबकि निजी के द्वारा क्रियान्वयन पक्ष को मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी संदर्भ में एफडीआई नीति में भी परिवर्तन का प्रस्ताव है। एफडीआई नीति में परिवर्तन का भी प्रस्ताव है।
देखो सीपीएसई के विनिवेश का भी निर्णय किया गया है। सीपीएसई के विनिवेश को तेज करने का भी निर्णय किया गया है। तथा विनिवेश के लिए कंपनी की पहचान, विनिवेश के लिए सीपीएसई की पहचान, सीपीएसई की पहचान नीति आयोग के द्वारा की जाएगी। नीति आयोग के द्वारा ठीक है। देखो इसमें मीनिंग क्या हुआ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। देखिए इसमें है क्या, यहां पर जैसे इसके पहले जो पहला पीपीपी वाला पैरा था, तो ध्यान रखेंगे हमारा एक टॉपिक है निवेश मॉडल, वाईएस के सिलेबस में लिखा हुआ है, ये हूबहू उठ के जाएगा पूरे डिटेल प्रोविजन के साथ। जो दूसरा विनिवेश एंड निजीकरण भी हमारा एक टॉपिक है, ठीक है। और विनिवेश निजीकरण में हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे कि विनिवेश और निजीकरण के लिए कंपनियों की पहचान बीआरपीएससी द्वारा की जाती है, बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो यूपीए 1 के दौरान जिसकी स्थापना की गई थी। और सीपीएसई के सारे मामले बीआरपीएससी को दिए जाते थे और उसके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाता था। इस बार इन्होंने क्या किया कि अब ये तो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि बीआरपीएससी को ये डिसॉल्व करने जा रहे हैं, बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, उसको डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन एक चीज बजट में इन्होंने क्लियर कर दिया कि अब कंपनियों के विनिवेश के लिए कंपनियों की पहचान बीआरपीएससी द्वारा नहीं किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, नीति आयोग द्वारा, क्योंकि नीति आयोग इस कार्य में ज्यादा सक्षम है। नीति आयोग है, चूंकि स्ट्रेटेजिक रिव्यू उसके द्वारा ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है, तो ये चीज इसमें प्रोविजन इन्होंने कर दिया। देखो इनके अलावा विनिवेश विभाग का नाम बदलकर DIPAM DPAM डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। क्या लिखा है, निवेश विभाग एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन, निवेश विभाग एवं सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन कर दिया गया है, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद छठा लिखिए वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्तीय क्षेत्र सुधार क्या लिखे, वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्तीय क्षेत्र सुधार, और इसमें जाएंगे तो पैरा चेंज करके देखो, आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन कर, आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन कर अनेक नए परिवर्तन करने का निर्णय किया गया है। इनमें
इनमें एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, एमपीसी का गठन, एमपीसी का गठन कॉमा देकर के मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए, मौद्रिक नीति की समीक्षा हेतु ठीक है। जैसे अभी होता है ना कि मौद्रिक नीति आरबीआई के जो कार्य होते हैं उन कार्यों में सर्वाधिक प्रमुख कार्य मौद्रिक नीति जारी करना है, और अभी हर 2 महीने पे मौद्रिक नीति जारी की जाती है, साल में 6 बार। तो जो मौद्रिक नीति के प्रावधान तय होते हैं, रेपो रेट को कम करना है कि नहीं, रिवर्स रेपो रेट को क्या करना है, सीआरआर को क्या करना है, एसएलआर को क्या करना है, ये सारे मामले में रघुराम राजन की भूमिका प्रमुख होती है। और अन्य जो आरबीआई के उप गवर्नर हैं वो भले ही किसी और पक्ष में है, मेजॉरिटी किसी और पक्ष में है, रघुराम राजन वीटो करके अपने अनुसार काम करते थे। और गवर्नर की भूमिका को मौद्रिक नीति के प्रावधानों को तय करने में कम करने के लिए एमपीसी का प्रावधान किया गया है। 5 सदस्य होंगे, 3 आरबीआई की तरफ से, 2 सरकार की ओर से और रघुराम राजन। ठीक है, रघुराम राजन कास्टिंग वोट करेंगे। मान लो 5 में से कोई एक अगर एब्सेंट हो गया और 2-2 की स्थिति आ गई किसी निर्णय पर, 2-2, तो ऐसी स्थिति में रघुराम राजन कास्टिंग वोट करके उसको क्लियर करा देंगे, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष के साथ होता है। सामान्य स्थिति में वो वोट नहीं देंगे, अर्थात इसका एमपीसी के कारण किसके अधिकार कम हो गए, रघुराम राजन के। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, सेकेंड, तो पहला था एमपीसी का प्रावधान, सेकेंड लिख लो, ट्रेजरी बिल की खरीद बिक्री, ट्रेजरी बिल की खरीद बिक्री प्राथमिक एवं द्वितीयक शेयर बाजारों के माध्यम से द्वितीयक प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज, प्राथमिक एवं द्वितीयक शेयर बाजारों के माध्यम से किया जाना। पहले यह आरबीआई के माध्यम से किया जाता रहा है। क्या लिखे, आरबीआई के माध्यम से। नेक्स्ट, इससे क्या होता था कि जैसे मान लो ट्रेजरी बिल क्या है, एक होता है सरकारी प्रतिभूति, मौद्रिक नीति में भी उसका रोल है। मौद्रिक नीति में जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है कि खुले बाजार की क्रियाओं के तहत मुख्य रूप से क्या किया जाता है। 4 ऑप्शन होता है, तो उसका ऑप्शन होता है इसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है। यही ऑप्शन उसका सही ऑप्शन होता है। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों में क्या क्या शामिल है, उसमें जाएंगे तो ट्रेजरी बिल, मुख्य रूप से ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र, इस तरह से उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो ट्रेजरी बिल है वो भारत सरकार द्वारा जारी होता है। जो 21 पैसे का घाटा है, उस घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना है, और कर्ज लेने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो टूल ट्रेजरी बिल है। और ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है और आरबीआई के माध्यम से उसकी खरीद बिक्री की जाती है। आरबीआई के द्वारा उसको बाजार में बेचा जाता है। बैंक एवं अन्य, मुख्य रूप से बैंक, उसको खरीदते हैं और एसएलआर के रूप में रखते हैं। क्लियर है, एसएलआर के बायर्स की संख्या कम है, और बायर्स की संख्या कम है तो सरकार का मानना यह है कि हमें ज़्यादा उस पर कटौती देनी पड़ती है, उसमें ज़्यादा हमें छूट देना पड़ता है। क्लियर है, जैसे ट्रेजरी बिल कटौती के साथ उपलब्ध होता है, उसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। अब उनका कहना यह है कि अगर इसको शेयर बाजार में डाल देंगे तो आम आदमी भी इसको खरीदेंगे, आम आदमी खरीदेंगे तो उससे फ़ायदा हमारा, अब चूंकि बिडिंग के थ्रू बिकेगा, वो भारी संख्या में खरीदार हो जाएंगे, तो हमें कटौती कम देनी पड़ेगी, और हम जितना चाहें उतना, अभी आरबीआई के माध्यम से एक लिमिट से ज़्यादा हम ले नहीं पाते हैं, तो हमारी जो व्यय की जो आवश्यकता है, उसके लिए जो पूंजी चाहिए, वो पूंजी के स्रोत सीमित हो जाते हैं। अब अगर खुले बाजार, शेयर बाजार के माध्यम से हम जितना चाहें उतना,
और दूसरा जो बॉन्ड मार्केट है वो भी ये आरबीआई के दायरे से बाहर निकाल रहे हैं। जो बॉन्ड होता है एक तरह का ऋण पत्र होता है, और ऋण पत्र में क्या होगा, बॉन्ड जैसे डिबेंचर होता है निजी क्षेत्र द्वारा जारी किया गया ऋण पत्र, और बॉन्ड होता है सरकारी क्षेत्र द्वारा, ब्याज के साथ होता है, 5 साल 7 साल 8 साल के लिए जारी किया जाता है, उतनी अवधि के लिए आपको ब्याज मिलेंगे। ठीक है, तो उसी में तीसरा पॉइंट देखो, और अधिक विकसित बॉन्ड बाजार विकसित करने के लिए, और अधिक विकसित बॉन्ड बाजार विकसित करने के लिए, बॉन्ड बाजार विकसित करने के लिए बाजार विकसित करने के लिए, ठीक है, आरबीआई से भिन्न बाजार का प्रस्ताव किया गया है, कारपोरेट बॉन्ड मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चौथा पैरा चेंज करके लिखो, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों के समेकन, इंटीग्रेशन, उनका उपयोग तथा उनके विश्लेषण के लिए एफएसएनडीसी के तहत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिषद, एफएसएनडीसी के तहत फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर, फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर विकसित करने का प्रावधान किया गया है। फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट सेंटर, वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केंद्र, वित्तीय आंकड़ा प्रबंधन केंद्र विकसित करने का निर्णय किया गया है। इत्यादि। और लास्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, 1 मिनट और, एक और देखो, इंद्रधनुष, एक लिख दीजिए, इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष। आगे, प्लान फॉर रिवैम्पिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रिवैम्पिंग को क्या बोलेंगे, पुनर्जीवित करने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्जीवन के लिए, को पुनर्जीवित करने के लिए। नेक्स्ट, आईडीबीआई में नेक्स्ट पॉइंट, आईडीबीआई में सरकार की शेयर भागीदारी को 50% से कम करना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपलब्ध कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाकर
1,80,000, 1,80,000 रुपये करना, 1,80,000 रुपये करना। नेक्स्ट देखो, वित्तीय समावेशन के लिए, नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय समावेशन के लिए प्रत्येक गांव में या ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, डाकघरों के तहत, डाकघरों के तहत एटीएम एवं सूक्ष्म एटीएम का विकास, एटीएम एवं सूक्ष्म एटीएम की स्थापना, एटीएम की स्थापना का प्रस्ताव। आप समझ रहे हैं ये सारा टॉपिक कहां उठ के जाएगा? ये इंद्रधनुष वाले के तहत आज भी है। एक उन्होंने आज न्यूज़पेपर में है कि जो जितने 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं अभी भारत में, टोटल जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो 27 है। 27 में कौन कौन से? 19 + 1 + 1 + 1 + 6 कितने हो गए? 5। अच्छा ठीक है, 5। 19 हो गया राष्ट्रहित, 1 हो गया IDBI, 1 हो गया भारतीय महिला, 1 हो गया SBI और 5 हो गए उसके सहयोगी। ठीक है, आज इन्होंने आज सभी अखबारों में है कि नरसिम्हन कमेटी ने 1998 में सुझाव दिया था कि 2 या 2 से अधिक बैंकों को आपस में मिलाकर के एक बड़े बैंक का विकास किया जाए। ठीक है, और इस बार इन्होंने ये अब उस दिशा में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें करीब जो टॉप जो 6-7 बैंक हैं बस उसी को रखेंगे और बाकी जितने कमज़ोर बैंक हैं सारे को उसमें मर्ज कर देंगे। और उसमें SBI के जो 5 सहयोगी हैं वो तो SBI में मर्ज होंगे ही होंगे। जैसे अभी के डेट में जाएंगे तो SBI, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब टॉप बैंक है भारत के, मजबूत बैंक है ये। बाकी सारे बैंकों को उठा के इसी में मर्ज कर देंगे। इससे कंसोलिडेशन ऑफ भी, चूंकि जो 19 बैंक है इसमें 19 बैंक की जो नीचे वाले सब जो बैंक है, यूको बैंक, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इस तरह के बैंक है, वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल कर बिना सरकार के बजटीय सहायता के कोई जीने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको क्यों नहीं उठा करके बड़े बैंकों में मर्ज कर दिया जाए? तो पहले इसका विरोध था, जो मर्ज होने वाले थे वो भी और जहां मर्ज होना था वो भी, सब विरोध करते थे। जो बड़े बैंकों का है कि भाई बीमार आदमी को हमारे साथ ले आएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे, लेकिन अब इस बात पे धीरे धीरे सहमति बन गई है और उसके तहत किया जाना। आज के सब अखबारों में ये न्यूज छपा हुआ है, बैंकिंग सुधार के तहत कमजोर बैंकों को बड़े बैंकों में विलय करना। ठीक है, इसमें आएगा। तो बैंकिंग सुधार की प्रक्रिया में हम लोग ये टॉपिक कराते हैं, वहाँ पे ये जाके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम एवं सूक्ष्म एटीएम का, चूंकि भारत में जाएंगे तो 2 ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो पूरे देश में हैं, एक प्राथमिक विद्यालय और दूसरा डाकघर। और इन डाकघरों का यूज किया जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम की स्थापना के लिए। हर गांव एटीएम, अब सोच के देखो इससे फायदा क्या होगा? गांव में अगर एटीएम हो जाए तो गांव वाले सारे अपने पैसे को उठा करके उस बैंक में डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे, डाकघर में। तो इससे बचत को बढ़ावा मिला। ठीक है, ये एटीएम गांव-गांव में खोलने से इससे गांव वालों को ज़्यादा फायदा होगा कि बैंकों को ज़्यादा फायदा होगा या डाकघर को ज़्यादा फायदा होगा? डाकघरों को ज़्यादा फायदा होगा। क्यों डाकघरों को फायदा होगा? गांव का सारा पैसा उठ करके वहीं पे जमा हो जाएगा और बड़े कठिनाई से वहाँ से निकलेगा, और जितना कठिनाई से निकलेगा उतना ही सरकार के पास पूंजी की अधिकता रहेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का पैसा जनरली सरकार द्वारा यूज होता है। ठीक है, तो सरकार के पास पैसे, बचत भी बढ़ जाएगा और पैसा वो जल्दी निकलेगा भी नहीं, क्योंकि हर आदमी को पता है कि जब पैसे की जरूरत है तो एटीएम जब है तो घर में पैसा रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इससे बचत को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ में, ठीक है, बैंकों के पास तरलता में भी वृद्धि हो जाएगी। ये सब हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, व्यापार करने का सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
देखो, इसके तहत मुख्य रूप से शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, नेक्स्ट देखो, सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ लक्षित समूह तक पहुंचे, इसके लिए 3 कदम प्रस्तावित। फर्स्ट, सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को या आधार नंबर को, ठीक है, वैधानिक बनाना, तथा इसका उपयोग कर लक्षित समूह की पहचान। ठीक है, लक्षित समूह की पहचान। और सेकेंड, देखो, एलपीजी के मामले में डीबीटी को लागू किया जा चुका है। उर्वरकों के मामले में चुने हुए जिलों में इसे लागू किए जाने का प्रस्ताव है। और तीसरा देखो, देश में कुल 5.35 लाख, देश में कुल 5.35 लाख उचित मूल्य के दुकान हैं। क्या लिखे? उचित मूल्य के दुकान है। इनमें से 3 लाख दुकानों को मार्च 2017 तक ऑटोमेशन का हिंदी क्या होगा? मार्च 2017 तक सूचना प्रौद्योगिकी साधनों से जोड़ दिया जाएगा। मार्च 2017 तक सूचना प्रौद्योगिकी साधनों से जोड़ दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी साधनों से जोड़ दिया जाएगा। फुल स्टॉप। अब ये वाला पॉइंट कहां जाके जुड़ेगा? जो पीडीएस वगैरह है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारे पास एक होता है ना, खाद्य सुरक्षा वाला टॉपिक, और उसमें वहां जाएगा। जो आधार वाला है वो भी पीडीएस में चला जाएगा, पीडीएस का पार्ट बन जाएगा वो, तो ये वहां जाएगा। प्लस जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जब करेंगे, डायरेक्ट सब्सिडी में एक टॉपिक है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वहां पे दूसरा वाला पॉइंट चला जाएगा और पहला वाला पॉइंट भी वहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये पैरा। अब इस बजट का माने इन टोटलिटी माने एक कोई टॉपिक नहीं है, ये हर सेक्शन आपके सिलेबस का भाग है। शुरू से हम इस बात को बता रहे हैं। तो जिसके पास सिलेबस का नॉलेज, उसका कंटेंट है, उसके लिए ये उपयोगी है। अब जिसके पास उसका सिलेबस और कंटेंट नहीं है, ठीक है, उसको इसकी उपयोगिता बताने के लिए, उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए अपने पास सिलेबस और कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा,
तब जा कर के आगे हम लोग, जब भी हमें लग रहा है कि कई लोग हमसे पीछे मिल रहे हैं, और उसमें ये था कि इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी कुछ क्लास जीएस वर्ल्ड में हुआ था, कुछ क्लास छूट गया था, कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का छूट गया, कई सारी चीज़ें हुई। तो अब वहाँ पे आदमी नियमित नहीं है, कोई और शिक्षक वहाँ पे हैं, ठीक है। तो आस्था येस के लिए कई सारे लोग शाम को भी कल मिले थे। तो हमें लग रहा है कि अब जो है सो है, चीज़ों का सामना, ठीक है। तो उसमें 29 मार्च से हमने सोचा है कि इसको शुरू करें, 29 मार्च से। और अभी 29 मार्च चूँकि आ गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का समय बनता है, 3.5 महीने का समय है। 3.5 महीने में मेंस ओरिएंटेड कोई काम नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं पहले पीटी ओरिएंटेड सारी चीज़ें, जैसे इकोनॉमी ही है तो इकोनॉमी का प्रीलिम्स करा दें, और उसके साथ डेली 20 क्वेश्चन, जैसे राष्ट्रीय आय संबंधित अवधारणा करा रहे हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को जोड़ते हुए प्लस कंटेंट परिभाषा के साथ, और उसका डेली 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाए। टेस्ट अगर हो जाए तो, और ये प्रक्रिया जारी रहे, तो इकोनॉमिक्स के जो 22-23 क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे। पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लें। फिर उसके सेकंड पार्ट में जब वो खत्म हो जाए तो फिर साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस के साथ, और जनरल साइंस के बहुत अच्छे टीचर हैं जो वहीं पे पहले पढ़ाते थे, अब वहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। तो उनको जोड़ लें, कीर्ति भूषण को बायोलॉजी वाले सेक्शन के लिए, बाकी साइंस टेक्नोलॉजी तो हमको खुद ही कराना है, तो बायोलॉजी वाले सेक्शन को, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की किताब लिखी है क्लास 12 की बायोलॉजी की, तो वो भी साथ में है, तो उनसे और कीर्ति भूषण दोनों लोगों से मिला करके उसको करा दें, तो जनरल साइंस और ये हो जाए। उसके बाद तब तक सुबोध मिश्रा आ जाएंगे अपने जॉब से जून वाले महीने में, ठीक है। नवोदय विद्यालय में पीजीटी ज्योग्राफी है वो, और ज्योग्राफी काफ़ी जो पढ़े हुए जानते हैं वो, उसके बाद वो ज्योग्राफी करा दे, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट करा दें, तो चीज़ें हमारी पीटी के लिए तैयार हो जाएंगी, ठीक है। राजीव रंजन सर हैं पॉलिटी गवर्नेंस के लिए, तो उनको 8-10 दिन खड़ा करा दें, तो पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव पॉइंट वो करा दें। तो राजीव रंजन सर, सुबोध मिश्रा, मैं, इस तरह से लोगों मिल करके चीज़ों को जो पीटी ओरिएंटेड पहले करा दें, और फिर 7 अगस्त के बाद जैसा होगा वैसा मेंस का प्लान किया जाए, ठीक है। तो यही निर्णय है। और उसके आप जा करके यूपीपीसीएस दे लीजिए, होली मना लीजिए, और सब करने के बाद जब लौट के आइए, तो चूंकि उसके बाद फिर कोई छुट्टी की गुंजाइश नहीं रह जाती है, ये लास्ट कर लेंगे, टाइमिंग कर लेंगे, ठीक है, टाइमिंग कर लेंगे। तो इसको शुरू करके और फिर 29 मार्च को टाइम बता देंगे, हिंदू में, दैनिक भास्कर में, सब में आ ही जाएगा, टाइम बता देंगे, वो कर लेंगे। तो 29 मार्च को इसको शुरू करेंगे। यही जो इकोनॉमिक्स का चर्चा किया, इसी का बेस, और बेस चर्चा करके उसको पूरा कर लेंगे। तो जो भी डिसाइड करें वो आकर के संपर्क करिएगा। शुल्क के बारे में चिंता मत करना, शुल्क कभी हमारे साथ, हम लोग क्या था वहाँ थे, और इलाहाबाद से बहुत सारे लोग आते थे, कुछ कर नहीं पाता था आदमी, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था। हमने आस्था इसमें 17 से 18 साल से, चाहे बीपीएससी के कई लोग हैं, कहीं शुल्क कभी हमसे पढ़ने में कभी बाधक नहीं रहा है, ठीक है।